चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज शो की शुरुआत हम करेंगे दर्शकों के सवालों के साथ। पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर बारीकी से जाके दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे। और हमारे पहले दर्शक रवि कोकाटे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि नमस्कार। चलिए इनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंकज जी आपके पास सवाल है शायद रवि का। और ये 42 साल के हैं और इनके लगभग 4 गोल्स हैं और बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के तमाम इन्होंने लक्ष्य अपने लिए साधे हुए हैं और 3 बच्चों के लिए उनके सुनहरे भविष्य के लिए ये प्लानिंग करना चाहते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स भी इन्होंने कर रखी है अच्छी खासी, और जो इन्होंने डिटेल्स दी है उसके मुताबिक जानना चाहते हैं कि ये सही ट्रैक पर हैं या नहीं। विरासत ब्लू चिप 6000, एक्सिस स्मॉल कैप ने 20,000, 35,000 रुपये ये कह रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इन्होंने निवेश किए हुए हैं। और 4 करोड़ का टर्म प्लान है, 10 लाख का इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है एम्प्लॉयर की तरफ से, और इन्होंने पीपीएफएस में लगभग 50,000, क्वांट के लार्ज कैप और मिड कैप फंड में 50,000, पीजीआईएम के मिड कैप में 45,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं। महीना अगर देखें 2.25 लाख ये निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए, एसआईपी के ज़रिए। और इन्होंने जो डिटेल्स दे रखी है इसमें इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 23 लाख है म्यूचुअल फंड में, 20 लाख है स्टॉक्स में, और उसके अलावा भी इन्होंने ईपीएफ में लगभग 22 लाख, एनपीएस में 3 लाख और एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्होंने 50,000 तक का निवेश किया हुआ है। 3 बच्चों के लिए प्लानिंग और रिटायरमेंट का लक्ष्य 40 लाख चाहिए 7 साल के बाद एजुकेशन के लिए, और 70 लाख चाहिए 14 साल के बाद पहले बच्चे की पढ़ाई के लिए, लगभग 1.1 सीआर 12 साल के बाद चाहिए, और 2.2 सीआर 19 साल के बाद चाहिए अगेन बच्चों की पढ़ाई के लिए। रिटायरमेंट के लिए इन्होंने जो अपना लक्ष्य साधा हुआ है वो लगभग 6.4 करोड़ का है। और इस बीच मेरे साथ रवि कोकाटे फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। रवि जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो रवि। हाँ हाँ बोलिए। रवि कोकाटे, आपका सवाल हमने लिया है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, आपने अपना सवाल भेजा था जी। हाँ। तो आपने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लक्ष्यों को साधा हुआ है, और जो निवेश आप कर रहे हैं आपने कोई आर्थिक सलाहकार की सहायता ली है क्या? आप काफ़ी डिटेल आपने अपना निवेश किया हुआ है? नहीं मैडम, अभी मतलब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टेकिंग माय क्वेश्चन। मैं आपका शो ऑलमोस्ट 12 साल से देख रहा हूँ ईटी नाउ में। ओह तो अच्छा। जो इंग्लिश में भी आता था और संदेश में भी, तो मेरा जितना भी फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ है ये आपके शो के हिसाब से ही हुआ है, तो मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट। और दूसरा क्वेश्चन कि हाँ मतलब आपका ही शो मुझे बहुत हेल्प हुआ है और उसके हिसाब से ही मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा ये फंड जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है वो बराबर है क्या, और मेरा जो गोल्स है फॉर माय डॉटर्स एंड फॉर माय रिटायरमेंट, मैं उसके ऊपर सोचूंगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया। और मुझे बताइए ये आपकी एसआईपी क्या बढ़ाने का भी इरादा है आपका? मतलब अभी 10% मैं बढ़ा सकता हूँ जो मंथली जो इनकम अगर आता है, अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड कि मेरा अगर गोल के हिसाब से अगर मुझे बढ़ाना है तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। चलिए ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि कहाँ पर आपका निवेश कैसा है और कैसे उसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो पंकज जी सबसे पहले इंश्योरेंस से हम शुरुआत करते हैं। टर्म प्लान के अलावा मैं चाहती हूँ हेल्थ इंश्योरेंस में आप इनको सलाह दें, क्योंकि 10 लाख का जो कवर है वो कह रहे हैं एम्प्लॉयर का है। तो रवि के साथ साथ वो तमाम दर्शकों को भी समझा दीजिए पंकज जी कि एम्प्लॉयर के अलावा क्यों ज़रूरी है कि आपके पास खुद का भी एक इंश्योरेंस प्लान हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो। बिल्कुल कविता, सही कहा आपने। देखिए पहली बात तो ये है कि जब एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवर होता है तो आपको हमेशा एक मन में एक बात तो होती ही है कि अगर आपने अपना एम्प्लॉयमेंट चेंज किया और नए एम्प्लॉयर के साथ ये सुविधा नहीं हुई, वो एक बात हो सकती है। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति खुद का कुछ व्यवसाय करने के बारे में सोचे
स्टार्टअप हो या कोई बिजनेस हो, कुछ भी ऐसा सोच सकता है उस केस में क्या होगा। और दूसरी बात, रिटायरमेंट के वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवर है और रिटायरमेंट के वक्त आप चाहते हैं कि खुद का कवर लें, तो उस वक्त हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिजीज भी हो सकती हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए पहली बात तो कि अगर अपना खुद का कवर हो तो वो और भी अच्छा है। लेकिन रवि के केस में एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिस हिसाब से रवि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2.25 लाख महीने का निवेश कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो है जिस तरह से अभी, तो एक बात मैं समझ सकता हूं कि आपकी इनकम अच्छी है, आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। ऐसे में 10 लाख का कवर वो एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड भी हो तो भी कम है, क्योंकि आज की तारीख में जिस हिसाब से मेडिकल कॉस्ट बढ़ गई है, और सीधी सी बात है कि अगर वो व्यक्ति जिसका खर्च अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो उसका डेफिनेटली खर्च भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज अर्निंग लेसर, क्योंकि जो कम अर्न करता है वो शायद एक नॉर्मल वार्ड में, जनरल वार्ड में जाएगा, जिसकी इनकम अच्छी है वो एक प्राइवेट रूम लेगा हॉस्पिटल में, तो इस हिसाब से भी आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी लेनी चाहिए। और सभी दर्शकों को जिनके पास एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवर है, वो अलग से अगर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी बाय करना चाहते हैं तो ये जो सुपर टॉपअप प्लान्स हैं ये काफी हेल्पफुल होते हैं। और मैं थोड़ा सा बता भी दूं यहां पर कि सुपर टॉपअप में क्या होता है बेसिकली, कि अगर आपके पास 10 लाख का, 5 लाख का कवर है और तो आपने, वही आपसे पूछना चाह रही थी पंकज जी कि सुपर टॉपअप के फीचर्स क्या होते हैं, और दूसरा अगर आपके पास एक कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से प्लान है तो क्या सेम इंश्योरेंस कंपनी का आपको सुपर टॉपअप लेना चाहिए? आपकी जेब पर ये कितना किफ़ायती बैठेगा, कितना भारी बैठेगा? और अच्छा, दूसरा एक जो होता है कि एम्प्लॉय की तरफ से अगर आपको हेल्थ कवरेज मिल रही है तो उसकी जो कवरेज होती है उसका तरीका अलग होता है। कई जगह ऐसा होता है कि कवरेज में कैपिंग होती है कि आप इंडिविजुअल के लिए इतना, अगर आप अपने माता पिता को भी उसमें शामिल करते हैं तो उनके लिए अलग अमाउंट निर्धारित किया जाता है। अब इस पर अगर आप सुपर टॉपअप ले रहे हैं तो क्या वो उसी तरह से उसी कवरेज पैटर्न में आपको मिलेगा, या वो जैसे नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप कवर करते हैं सबको उस तरह से कवरेज होगी? फीचर्स बताइए ज़रा। बिल्कुल कविता, देखिए सुपर टॉपअप प्लान जब आप लेते हैं तो ये मायने नहीं रखता है कि जो बेसिक कवर है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड है अंडर ग्रुप इंश्योरेंस या आपने खुद ने इंडिविजुअल बाय किया हुआ है। सुपर टॉपअप प्लान अपने आप एक प्लान है। अब ये प्लान जरूरी नहीं है कि आप सेम इंश्योरर से लें जिसका आपका बेसिक कवर है, तो आप किसी भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं। इसके फीचर ऐसे हैं कि अगर आपके पास में, मान लीजिए आपने 50 लाख का एक सुपर टॉपअप प्लान लिया और उसके अंदर 10 लाख का डिडक्टेबल है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई क्लेम आएगा, मान लीजिए क्लेम 10 लाख या उससे कम का आता है, तो आपको सुपर टॉपअप प्लान से क्लेम नहीं लेना है। वो क्लेम आपका जो बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे क्लेम मिलेगा। लेकिन यदि क्लेम आपका 12 लाख का आ जाता है तो 10 लाख आपकी जो पहले इंश्योरेंस कंपनी है वो करेगी, उसको फुलफिल करेगी, और उसके ऊपर का जो 2 लाख है वो 2 लाख आपका सुपर टॉपअप प्लान से मिलेगा। और सुपर टॉपअप प्लान में ये भी खासियत है, देखिए यहां पर टॉपअप अलग है और सुपर टॉपअप में थोड़े से फीचर और भी एडिशनल हैं। टॉपअप में ये होता है कि हर बार जब भी कोई क्लेम आएगा तो उस वक्त पर जो डिडक्टेबल है, जैसे मैंने कहा कि अगर 50 लाख की एक पॉलिसी है सुपर टॉपअप और उसमें 10 लाख का डिडक्टेबल अमाउंट है, तो आपको उसके ऊपर का ही मिलेगा। लेकिन सुपर टॉपअप प्लान में होता यह है कि एक बार जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट हो गया तो उसके बाद अगली बार आपको कोई भी अमाउंट क्लेम करना हो वो आपके सुपर टॉपअप से हो जाएगा। मैं उदाहरण देके समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका एक 10 लाख का बेसिक कवर है और साथ में आपने 50 लाख का एक सुपर टॉपअप प्लान लिया हुआ है। पहली बार क्लेम आया 12 लाख रुपए का, 10 लाख आपको मिला बेसिक पॉलिसी से और 2 लाख मिल गया सुपर टॉपअप पॉलिसी से। अब क्योंकि बेसिक कवर तो खत्म हो गया, 10 लाख का था पूरा ले चुके, उसी साल में दोबारा क्लेम आया 5 लाख रुपए का, तो इस बार सुपर टॉपअप प्लान से आप 5 लाख भी कवर ले सकते हैं, क्योंकि 10 लाख का पहला जो क्लेम था वो ऑलरेडी आप बेसिक इंश्योरेंस के तहत ले चुके हैं। तो सुपर टॉपअप प्लान आपको कई इंश्योरेंस कंपनीज 1-1 करोड़ तक का भी प्रोवाइड करती हैं। और दूसरी बात,
इंपॉर्टेंट ये है, इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब आप यदि ये देखें कि जो बेसिक कवर है उसके लिए ही आपको 15-20 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, और यहां मैं कह रहा हूं कि 1,50,00,000 का आप कवर ले सकते हैं, तो क्या इस मल्टीपल में होगा? तो ऐसा नहीं है। यहां पर प्रीमियम कम होता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जानती हैं कि जो छोटे क्लेम्स होते हैं बहुत फ्रीक्वेंट और ज्यादा आते हैं, लेकिन बड़े क्लेम उतने ज्यादा नहीं आते, इसलिए उसका प्रीमियम की कैलकुलेशन जो है थोड़ी इस तरह रखी गई है कि प्रीमियम कम रहता है। तो हर व्यक्ति को एक नॉर्मल पॉलिसी के साथ में सुपर टॉपअप प्लान लेने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने काफ़ी विस्तार से जो है सुपर टॉपअप प्लान्स के बारे में समझ लिया। अब इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे आते हैं, ठीक है। 20 लाख रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, उसे अगर हम छोड़ दें 23 लाख ही कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए हैं। अगर रवि मेरे साथ फोन लाइन पर है तो यही फंड है, इसमें कोई एडिशन नहीं है ना? नहीं, बस इतना ही है, इतना ही फंड है। ओके, बताएं पंकज जी, अभी क्या बदलाव और लक्ष्यों के मुताबिक क्या ये इनलाइन है? रवि देखिए, यदि आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर करके ये 40 लाख 70 लाख जो भी अमाउंट तय किया है, तो जिस हिसाब से आप निवेश कर रहे हैं, क्योंकि पहले का जो पोर्टफोलियो है वो भी आपका अच्छा है। इक्विटी शेयर्स तो आपने डिस्क्लोज भी नहीं किया और मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर पाता अदरवाइज, बट म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो आपकी अच्छी हैं। अक्रॉस द मार्केट कैप्स आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनमें आप बने रहिए। और SIP भी आप कर रहे हैं, 2.25 लाख पर मंथ का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो निवेश हो रहा है वो भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो फाइनेंशियल गोल्स के लिए निवेश किया जा रहा है वो सही है, और ये जो आपने लक्ष्य लिए हैं उनको भी आप इस निवेश से हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी ये कैपेसिटी है बढ़ा सकते हैं समय के साथ, तो बढ़ाइए, ताकि अगर इन्फ्लेशन की वजह से आपको और भी अधिक पैसों की जरूरत पड़े तो वो भी हो सके। अदरवाइज अभी के लिए जो आपने कैलकुलेशन की हुई है, जो अमाउंट आपने तय किया है, वो इससे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और है कि NPS में आपने कहा कि 3 लाख रुपए आपके पास में वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन क्या आप उसमें अभी सालाना इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो शायद डिस्क्लोज नहीं किया है। तो अगर आप बता सकें उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप NPS में अभी रेगुलर? रवि, आप NPS में निवेश कर रहे हैं? हाँ। कर रहे हैं ना? चलिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपका ऑलरेडी वो 10% डिडक्शन हो रहा है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। गुड इनफ। तो इसका मतलब रेगुलर चल रहा है, ये आपके पेंशन के काम आएगा, और रिटायरमेंट की जो किटी है वो आपकी और बड़ी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, आपको कोई भी ज्यादा बदलाव की जरूरत है नहीं। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात मैंने कही है, वो आप जरूर ध्यान में रखें। और टर्म इंश्योरेंस कवर भी आपका ऑलरेडी 4 करोड़ का है, तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। तो आप बिल्कुल अपने गोल्स के साथ डटे रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। पंकज जी, इनको कोई फंड को ऐड करने की जरूरत या किसी फंड में अपने एक्सपोजर को कम करने की जरूरत? नहीं, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। बस एक है कि मेरे एसेट ब्लू चिप फंड में 6,000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं, जबकि बाकी स्कीम्स में अमाउंट बहुत बड़े हैं। तो वो रेशनल आई डोंट नो कैसे आपने तय किया, बट अगर आप उसको नहीं भी रखते थे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि लार्ज कैप में ऑलरेडी आपका एक्सपोजर है। तो आप देखिए, अगर फंड कभी कम करने का मन हो तो उसको आप बंद भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्कीम ठीक है। बाकी कोई बदलाव की आपको जरूरत नहीं है। रवि, कुछ और सवाल आपको पूछना है? वैसे काफ़ी विस्तार से आपके सवाल का जवाब दे दिया है, और मेरे आगे 2 कॉलर्स ऑलरेडी फ़ोन लाइन पर लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने सवाल का। कुछ पूछना चाहते हैं वैसे आप? बस एक ही क्वेश्चन सर, ये जो मैं इंडेक्स फंड में कर रहा हूँ बहुत टाइम से, वुड यू सजेस्ट कि ये मैं कंटिन्यू करूँ या इसका SIP स्टॉप करके किसी और फंड में डालूँ, ये 20,000 रुपया? बस एक ही क्वेश्चन जल्दी से पंकज जी। निफ्टी 50 में कर रहे हैं आप, तो मेरा सुझाव होगा कि उसको करते रहिए। तभी मैंने कहा था कि आप मेरे एसेट में भी एडिशनल कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लार्ज कैप इंडेक्स में आपका निवेश चल रहा है, उसको कंटिन्यू आप रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सुनील झा जी मेरे साथ फोन लाइन पे हैं, जो अपना सवाल विश्वजीत जी से पूछेंगे। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं सर? नमस्कार कविता मैडम। मेरा क्वेश्चन मैडम ये है कि मैं 10 म्यूचुअल फंड में है 5-5 हजार की SIP कर रहा हूँ। उसमें 4 लार्ज है, 2 मीडियम है, स्मॉल है और 2 फ्लेक्सी हैं।
तो मुझे अपना ठीक है। पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है बेसिकली। तो गोल मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग और चाइल्ड एजुकेशन है, जिसमें मेरा 1.5 to 2 करोड़ का वो बनाने का प्लान है। तो बेसिकली और उसके अलावा पीएफ, पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, एनपीएस, इन सब से भी मेरा हर साल 1 लाख रुपए जाना है। तो इसके मुझे मैंने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा था वो सही रिव्यू कराने की जरूरत है, ये बताया मुझे। ये फंड्स आपने खुद अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं या आपने अपना पोर्टफोलियो किसी से बनवाया है? मैडम मैंने खुद ने किया, कुछ ऐसे डायरेक्ट की भी वो ली है कंपटीशन, डील से कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। विश्वजीत जी बताएं, बिल्कुल। 10 फंड्स कुछ निकालने की ज़रूरत पोर्टफोलियो में से? जी बिल्कुल कविता जी, पोर्टफोलियो इनका काफी डाइवर्सिफाइड है, बट अगर अच्छा। मैं पूरा देखता हूं तो इसमें 4 लार्ज कैप फंड हैं और 2 फ्लेक्सी कैप फंड भी हैं। तो ये सारा जो रुझान है एक लार्ज कैप की तरफ जाता है, जिससे थोड़ा मेरे को लगता है कि कुछ ओवरलैप हो सकता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है ये वहां से स्विच होकर एक वैल्यू स्टाइल फंड ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई वैल्यू स्टाइल फंड नहीं है। तो ये एक उसमें एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा जो इनके पास एक और फंड है कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड, तो वहां से भी निकलकर ये HDFC फोकस 30 फंड ले सकते हैं। तो एक फोकस फंड कैटेगरी में भी इनका एडिशन हो जाएगा। और इनके पास एक UTI फ्लेक्सी कैप फंड है, उससे भी ये स्विच कर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3 स्कीमों में अगर ये बदलाव करेंगे तो पोर्टफोलियो और अच्छा हो जाएगा। जहां तक इनका गोल का सवाल है, जो इन्होंने म्यूचुअल फंड्स के लिए पूछा है, 50,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। तो अगर ये 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं और अगर हम 12% का रिटर्न CAGR लेके चलते हैं तो करीब करीब 1,12,00,000 रुपए ये कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे 10 साल में। और अगर ये हर साल कुछ एडिशन करते जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कॉर्पस और बढ़ जाएगा। 10 स्कीम है तो ये काफी है। जब भी आप इंक्रीज करें तो इन्हीं स्कीमों में निवेश करें और स्कीम ना बढ़ाएं। अच्छा विश्वजीत जी, जो स्कीम्स में से आपने निकलने की सलाह दी है वो क्यों दी है, और जो सिलेक्शन दिया है वो क्यों दिया है? जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप से आपने कहा है कि निकल जाएं, ICICI प्रू वाइल्ड डिस्कवरी में आ जाएं, UTI फ्लेक्सी कैप से निकलकर HDFC फ्लेक्सी कैप में आ जाएं, और अगर ये चाहे तो कैनरा रोबेको लार्ज कैप में से भी निकलकर HDFC फोकस 30 में जा सकते हैं। ये बदलाव के पीछे क्या वजह है? आप क्या क्या फैक्टर इन कर रहे हैं फंड की परफॉर्मेंस को देखते हुए या उनके मौजूदा एलोकेशन को देखते हुए? क्या क्या आपने यहाँ पर फैक्टर्स गिने हैं? जी बिल्कुल कविता जी, झा साहब ने जैसे जब पोर्टफोलियो बताया उसमें करीब करीब 4 लार्ज कैप फंड है 10 स्कीमों में, यानी कि 40% तो है ही, और 2 फ्लेक्सी कैप भी है। जो फ्लेक्सी कैप का नेचर है वो भी करीब करीब लार्ज कैप की तरह ही बिहेव करता है। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश करें, बट आज की तारीख में देखें तो वो ज्यादातर लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड है। तो मेजोरिटी पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप है, तो वहां थोड़ा सा ओवरलैप होने के चांसेस हैं, क्योंकि ज्यादातर 2-4 लार्ज कैप फंड के जो मैंने होल्डिंग्स देखे वो ज्यादातर सिमिलर है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये कुछ न्यू कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो एक वैल्यू स्टाइल फंड भी पोर्टफोलियो में होगा तो एक अलग तरीके का कैटेगरी ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा फोकस्ड फंड नहीं था इनके पास, जिसमें काफी अच्छी रिटर्न रही है HDFC फोकस 30 की, तो वो भी उनको सुझाव दिया गया है। और ये तीनों स्कीमों में अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो कोई बहुत अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कोई बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए ये सुझाव भी और जरूरी बन जाता है। आने वाले वक्त में क्या इनको कोई और फंड को जोड़ना चाहिए या फिलहाल जो मौजूदा पोर्टफोलियो है उसी में ये बने रहें? निवेश अगर बढ़ाना हो तो इसी में बढ़ाएं? जी बिल्कुल कविता जी, 10 फंड अपने आप में बहुत होते हैं। मेरे हिसाब से जब भी कोई एडिशन करना है तो इन्हीं स्कीमों में ये अपना फंड ऐड करें या SIP ऐड करें, ताकि और स्कीमों को ऐड करने की जरूरत ना पड़े और मैनेज करना भी इनके लिए इजी हो जाएगा। तो इन्हीं स्कीमों में बने रहें। सुनील जी, क्या ये सारी स्कीम्स आपकी डायरेक्ट हैं या रेगुलर स्कीम्स हैं? रेगुलर है मैडम, और आपने मेरे एक्चुअली जो मैं क्वेश्चन पूछना था उसका जवाब दे दिया। जो तीनों फंड से मैं स्विच ओवर होने वाला था, और मैं ICICI वैल्यू डिस्कवरी में 1 अप्रैल से खुद अपने आप में वो एंट्री करने वाला था। करने विश्वजीत ने बिल्कुल सही सलाह दी मेरे को। तो मेरे को मैडम एक चीज विश्वजीत से मेरे को एडिशन हर कितना करना है, 10%, 20%, 30% कितना करना है? बताइए विश्वजीत जी। जी कविता जी, मुझे ये जो गोल इन्होंने बताया था वो करीब 10 साल का बताया था कि 50,000 की SIP से कितना कॉर्पस बन जाएगा। तो मैंने इनको बताया कि 1,12,00,000 बन जाएगा।
और 10% के हिसाब से अगर ये हर साल इंक्रीज करेंगे तो ये कॉर्पस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो भी इंक्रीज करें इन्हीं स्कीमों में निवेश करें, और इन्हीं स्कीमों के साथ साथ जब भी उनको कोई कॉर्पस मिलता है या बोनस मिलता है तो अपना पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। बता दीजिए इनको अपने पोर्टफोलियो को कैसे करना चाहिए मॉनिटर या ट्रैक, क्योंकि देखिए 10 फंड्स है, वो तो अच्छा है कि इनकी रेगुलर स्कीम्स हैं। किसी शख्स की अगर 10 फंड हो पोर्टफोलियो में और वो डायरेक्ट स्कीम्स हो तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। कैसे ट्रैक करना चाहिए, कैसे निकलने का फिर निर्णय लेना चाहिए फंड जी में से? बिल्कुल कविता जी, इसका जो बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आपने किसी स्कीम में निवेश किया हुआ है तो आप करीब 2 साइकिल देखें या 6 महीने या 1 साल देखें कि क्या आपकी स्कीम अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसे बिहेव कर रही है। और दूसरा, जो स्कीम कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है वो किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट अपने आप को परफॉर्म करने की कोशिश करती है, अल्फा क्रिएट करने की कोशिश करती है। अगर ऐसा लगता है कि लंबे समय में वो अपना बेंचमार्क को नहीं बीट कर पा रहे हैं तो इनको अपनी उस स्कीम से स्विच हो जाना चाहिए। मेरा हमेशा यही सलाह रहती है कि आप किसी भी एएमसी के साथ या किसी भी स्कीम के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना रखें। आप परफॉर्मेंस से अपनी कमिटमेंट रखें कि अगर 6 महीने साल भर अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, वो स्कीम बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही है और अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी पीछे चल रही है, तो आपको उस स्कीम से निकल जाना चाहिए। आपको निवेशित रहना चाहिए, स्कीम बदलते रहें, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई खराबी नहीं। चलिए सुनील जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और इसी के साथ अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर के जरिए सीधा आप हम तक पहुंच सकते हैं 9619873567। इस नंबर पर आपको अपने सवाल विस्तार से हमें भेजने हैं, जहाँ पर किन किन म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते हैं। अगर आप इंश्योरेंस पर सवाल पूछना चाहते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी, प्रीमियम कितना भर रहे हैं, तमाम डिटेल्स हमको भेज दीजिए। हम कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।